Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Shield Mother and Baby Health Program. आज का हमारा एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा जो लाइव सेशन है उसमें हम लोग ने आज एक एक्टिविटी रखी हुई है. जैसा कि आप लोग ये ग्लास फीडर विद सिलिकॉन प्रोटेक्टर देख रहे हैं हमारे पास 120 ml एंड 240 ml में. इसमें हमारे पास एक वाउचर एक्टिविटी है. जो लोग जो पहले 50 लोग या any of the 50 people who comment on our live session, they will have a chance of winning a discount voucher in their inbox right after the live session. तो जो लोग हैं जो भी कमेंट करेंगे पहले 50 लोग उनको एक डिस्काउंट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा. सो प्लीज़ जो लोग हैं देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें हमारे लाइव सेशन में, सो यू कैन विन अ डिस्काउंट वाउचर ऑन दिस ग्लास फीडर ओनली. तो आज के टॉपिक पे वापस आते हैं. आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्पेशली डॉक्टर जेब हमारे साथ है, गायनेकोलॉजिस्ट. वो है ओवेरियन कैंसर. ओवेरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, टाइप ऑफ कैंसर इन वुमेन, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम होती है औरतों में अनफॉर्चुनेटली. उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे डॉक्टर जेब के साथ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच नवीन. और मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हैं अवेयरनेस करने के लिए. एंड आई होप कि हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे होते हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करें कि हम लोग जो हैं वो किस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में. एंड दिस हैज़ बीन अ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम, और ये ओवेरियन कैंसर उसी सीरीज़ की एक कड़ी है. एंड आई होप कि मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकूँ इसको और कुछ आसान लफ्ज़ों में बता सकूँ कि ये होता कैसे है, क्यों होता है, क्या क्या अलामात होती हैं इसकी, और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और जो ओवेरियन कैंसर से गुजर चुके होते हैं वो अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हैं. बिल्कुल. तो सबसे पहले जो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होता है हम वो पूछेंगे कि ओवेरियन कैंसर असल में है क्या. देखिए, ओवेरियन कैंसर ऐसे एक तो नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है कि कैंसर है, एक थोड़ी सी बिल्कुल. अलार्मिंग सी सिचुएशन है, राइट. तो ज़ाहिर है ख़वातीन के अंदर जो होते हैं अंदरूनी अज़ा होते हैं जो कि जिसको हम अंदरूनी लाइक आप ये कह लीजिए ऑर्गन्स, ठीक है. हम्म. तो उन ऑर्गन्स के अंदर यूट्रस होता है सेंटर में, फिर साइड में दो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के साथ ओवरीज जुड़ी हुई होती हैं. तो ये ओवेरियन कैंसर जो है ये कैंसर ऑफ द ओवरी यानी कि उसी ओवरी का कहलाता है जहाँ से एक जो खातून होती है उसके अंदर से हर महीने एक एग रिलीज़ होता है. वही एग रिलीज़ होने के बाद जो है बाज़-औक़ात अगर वो फर्टिलाइज़ हो जाता है तो बेबी बनाता है, अगर नहीं तो वो पीरियड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है. तो ये ओवेरियन कैंसर जो है सबसे पहले हमने बता दिया कि ये ओवरी से ही ओरिजिनेट होता है. बहुत सारी इसकी वजूहात होती हैं, और उनकी वजूहात अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो उनकी वजूहात में सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कैंसर की, स्पेशली अगर ओवेरियन कैंसर है किसी की फैमिली में, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, या किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से का कैंसर है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं नवीन कि उनको जो है ओवेरियन कैंसर जो है होता है. सही. या अगर किसी की पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द आई मीन बॉडी पार्ट का कैंसर होती है, स्पेशली इसके अंदर हम लोग लेते हैं ब्रेस्ट का, यूट्रस का और आंतों का. ये हम्म. 3-4 यानी कि जो बड़े-बड़े बॉडी के अंदर जो कैंसर्स होते हैं अगर उनकी अगर फैमिली में या पर्सनल हिस्ट्री हो तो एक पर्सन जो है वो ओवेरियन कैंसर को मोर यानी कि वो कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उसके रिस्क पे आ जाता है कि उसको ओवेरियन कैंसर हो सकता है. हम्म. एक तो ये हो गया. दूसरा ये होता है कि आजकल जो मैं कहना चाहूँगी माज़रत के साथ कि फर्टिलिटी के लिए जो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ड्रग्स ले रही होती हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले रही होती हैं, अगर वो बहुत मतलब ज़्यादा मिकदार में ले लिए जाएँ तो उसकी वजह से भी ये होता है. प्लस लाइफ़स्टाइल चेंजेस, ठीक है, उनकी वजह से होता है. बिकॉज़ ओवेरियन कैंसर की जो बेसिक पैथोलॉजी होती है वो ये होती है हार्मोन एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा निकलना, हम्म. ठीक है. तो जब नॉर्मली जब एग्स बनते हैं तो वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन होता है, फिर एग बन जाता है, फिर कुछ दिन के बाद उसमें से प्रोजेस्टेरॉन आता है. फिर अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं तो वो पीरियड्स की शक्ल इख्तियार हम्म. करता है तो वो विड्रॉल हो जाता है. सही. लेकिन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से एस्ट्रोजन का हार्मोन जो है वो बन रहा है तो वो भी एक वजह होती है हम्म. कि ये कैंसर करवा सकता है. प्लस प्रेगनेंसी का ना होना. हम्म. क्या होता है कि जब औरत हर महीने जो है वो लाइक आई मीन ब्लीड करती है यानी पीरियड्स आते हैं उसको, तो वो एग जो है वो ओवरी की जो सतह होती है, ओवरी की जो सरफेस होती है, लेट्स सपोज कि ये ओवरी है, यहाँ से एग निकलेगा तो वो इस हम्म. ओवरी की सरफेस को फाड़ता हुआ बाहर निकलेगा, ठीक सही. है. यानी कि जैसे कहीं चोट लगती है
तो वहाँ पे वो स्क्रैच आ जाता है, ठीक है। तो ओवरी की सतह पे भी वो स्क्रैच आ जाता है जब हर महीने एग निकलेगा, हर महीने एग निकलेगा, और वो प्रेगनेंसी की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन प्रेगनेंसी है 9 महीने की ना, तो क्या होगा, 9 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो वो सरफेस जो है वो बिल्कुल हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो क्या हुआ कि प्रेगनेंसी प्रोटेक्टिव फैक्टर है ओवेरियन कैंसर का। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और औरत हर माह ब्लीड करती रहती है, तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर के बढ़ जाने का चांस ज़्यादा होता है। ये भी एक रीज़न है। सही। आपने बोला कि जब एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब भी जो है ओवेरियन कैंसर के चांसेस होते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? एस्ट्रोजन ज़्यादा, एक तो लाइफस्टाइल आप मॉडिफिकेशन देख लीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीस है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक पहले प्रोग्राम किया था पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पे, उसमें भी हमने ये डिस्कशन की थी कि अगर एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है तो वो लेटर ऑन जाके जो है वो मेटाबोलाइज होगा, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, फैट, आई मीन फैट से। तो क्या होगा कि फिर वो ज़ाहिर है वो ओवरीज पे एक्ट करता है, फिर वो यूट्रस पे एक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो है ये वजह बन सकती है एक। दिस इज़ वन ऑफ द कॉज, दिस इज़ नॉट द मेजर कॉज, ठीक है। एक तो ये बात हो जाती है सारी। तो ज़ाहिर है कोई एक वजह नहीं है। एक अगर हम मेजर वजह जानना चाहें ओवेरियन कैंसर की, तो वो यही होती है कि अगर फैमिली हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, तो किसी की खाला को था, फूफी को था, मदर को हुआ, सिस्टर्स को हुआ, लाइक जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर में डिस्कस किया था कि उसमें भी यही होता है, तो सेम ओवरी में भी यही होता है। सही सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ओवेरियन कैंसर के ऊपर खवातीन को कितनी अवेयरनेस है? जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जनरल अगर आपको कुछ पता हो कि इसके बारे में अवेयरनेस कितनी है खवातीन को? सैडली अवेयरनेस मैं नहीं कहूँगी, अलार्मिंग ज़्यादा है हमारे यहाँ ना, क्योंकि हर ओवरी की सिस्ट को कैंसर समझ लिया जाता है। हमारे पास जो खवातीन आती हैं बाज़-औक़ात, उसमें सबसे पहले है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, राइट? तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी यही होता है कि ओवरी के अंदर छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। और हमारे यहाँ माज़रत के साथ, चूँकि प्रैक्टिस इस तरह की है कि अगर गली मोहल्ले में से अल्ट्रासाउंड हो गया, किसी गली मोहल्ले की किसी जीपी को, मिडवाइफ को, नर्स को दिखा दिया, तो उन्होंने यही कहना है कि भाई ओवरी के अंदर इतने सारे सिस्ट बने हुए हैं, तो वो सिस्ट को भी कैंसर बना देते हैं। तो जब बाज़ औक़ात हमारे पास ख़वातीन आ रही होती हैं, तो सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब ये कहीं कैंसर तो नहीं है? ठीक है। हालाँकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कोई कैंसरस नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी बहुत लेटर लाइफ में जाके कॉम्प्लिकेशन आती है। लेकिन एक तो ये चीज़ है, दूसरा हर सिस्ट कैंसर नहीं है। तो जो ख़वातीन अपना हार्मोनल वर्कअप करवाती हैं, उसके साथ अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, अगर कभी बाज़ औक़ात उसमें सिस्ट आ जाते हैं, तो हर सिस्ट को फिर वो लाज़मी ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि फर्दर इवैल्यूएशन हो सके कि आया ये जो है बिनाइन, जिसको हम इनोसेंट सिस्ट कहते हैं, ये वो है, या आया ये कैंसरस सिस्ट है, ठीक है। तो हम बिनाइन सिस्ट को हम बाज़-औक़ात वो खुद ही आते हैं, हर महीने हर साइकिल के साथ वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कैंसर की शक्ल होती है, यानी उन सिस्ट में भी, सिस्ट की डिफरेंट टाइप होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि सादा पानी वाले सिस्ट होते हैं, फिर कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं बेसिकली, जैसे उसके अंदर हेयर्स होते हैं, टीथ होते हैं, थायराइड ग्लैंड का पार्ट होता है, बोनी पार्ट होता है, इस तरह के भी सिस्ट होते हैं वो। लेकिन वो भी बिनाइन है, वो भी आगे जाके कैंसर नहीं करते। लेकिन अगर किसी को ऐसा सिस्ट है जो कि बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेसिव, लाइक एस्ट्रोजन आपने बात की थी अभी, तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, बॉडी में आएगा, ज़ाहिर है वो एस्ट्रोजन वाले इफेक्ट लाएगा। वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है, शूटिज्म हो सकता है, एस्ट्रोजन की वजह से मज़ीद उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसको जो है अगर एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया हो गया तो ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, लेटर ऑन उसको बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिस्ट होती है तो वो ख़तरनाक है, क्योंकि उसको हमें देखना पड़ता है। फिर आ जाता है साइज़ की बात ना। अगर वो लेस देन 5 सेंटीमीटर का साइज़ आ रहा है, उसके अंदर से वाटर है और उसके अंदर कुछ और हमें अल्ट्रासाउंड पे कोई फीचर नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे सिस्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उसको हम फ़ॉलो अप में रखते हैं। हम हर 3 महीने के बाद उसका ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से हमें एक बेहतर पिक्चर मिलती है किसी भी सिस्ट की। तो उससे हमें पता चलता है कि आया वो अगर नॉर्मल सिस्ट था, तो हम ये समझते हैं कि वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिलफर्ज़ अगर वो कैंसरस सिस्ट है, तो ऑब्वियसली इट विल स्टे देयर, और फिर वो आगे जाके हमें जो है वो काफ़ी सारे सिम्पटम्स दे देता है फिर। सही। सिस्ट के बारे में मैं दोबारा आपके पास वापस आऊँगी। मुझे पहले ये बताइएगा कि अर्ली सिम्पटम्स जो हैं, अगर किसी को ओवेरियन कैंसर है, तो अर्ली सिम्पटम्स, ताकि खुद ख़वातीन भी इसको डायग्नोस करने में उनको मदद हो सके, अगर वो डॉक्टर के पास इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जाती, अर्ली सिम्पटम्स थोड़े से बताइएगा। जी, अर्ली सिम्पटम्स, एक तो मैं एज की बात करूँगी कि ओवेरियन कैंसर हर एज में नहीं होता है। जो हम ये देखते हैं मोस्टली वो होता है तकरीबन 60 प्लस की औरतों में।
ठीक है। 60 प्लस की अगर कोई औरत हो जाती है तो उसमें होता है, और यंग्स पे उनमें होगा जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है, फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है, या ओवेरियन कैंसर की, या पर्सनल कोई हिस्ट्री है उनकी ब्रेस्ट कैंसर की, या कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अगर कोई भी खातून अगर हमारे पास आती है तो अर्ली सिम्टम्स ये होते हैं कि अर्ली उनको जो है वो ऐसा लगेगा कि खाना, एक तो खाना खाने का दिल नहीं करेगा, दूसरा अगर वो खाना खाएंगे तो उनको लगेगा पेट फौरन फुल हो गया। ठीक है। फिर उनको ऐसे लगेगा पेट में जैसे जो है ना वो आम जबान में उसको कहते हैं गैस हो जाना ना, ठीक है, ब्लोटिंग। ठीक है। वो कहेंगे कि हमें बार बार गैस हो रही है, या अगर उनको ऑल्टरनेट उनको डायरिया हो रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है। अगर कोई खातून जो है वो मैरिड हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो शौहर से मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर यंग एज में हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, मेंस्ट्रुअल के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये सब होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये एटलीस्ट 3-4, जैसे भूख ना लगना, और अगर खाना खाएं तो जल्दी पेट भर जाना, वज़न गिरना, ठीक है, और ब्लोटिंग होना, अगर ये 4-5 अलामात साल में 10 से 12 मरतबा किसी को भी हो रही हैं, तो ये वार्निंग साइन है कि शी इज़ एट रिस्क ऑफ हैविंग ओवेरियन कैंसर। ठीक है। यानी कि ये हमारे लिए एक अलार्मिंग हो जाता है कि भाई ये कहीं खुदा न खास्ता ओवेरियन कैंसर की अर्ली अलामात तो नहीं है। ठीक है। तो इस सूरत में लाजमी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। और ये जो सिम्टम्स आपने फरमाए, ये मुझे बताएं कि ये ओवर लॉन्ग पीरियड हो तो खतरे की बात है, या फिर शॉर्ट टर्म में भी हो तो भी आपको डॉक्टर को साल, विजिट एक करनी साल चाहिए? में सपोज एक साल में 12 दफ़ा या 12 से ज़्यादा दफ़ा अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं ना किसी को, तो ये अलार्मिंग है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिलता है कि ये किसी को ओवेरियन कैंसर होता है। सही। हमारे पास कुछ लोगों के सवालात हैं, तो मैं एक खातून है, उन्होंने पूछा है कि पीरियड्स अगर जल्दी हो जाए डेट से पहले तो मसला तो नहीं है? पीरियड्स अगर जल्दी हो जाए, देखिए नॉर्मल साइकिल जो है ना वो 21 से 35 दिन का होता है, या अभी जो नई जो कहते हैं वो तकरीबन 42 डेज तक भी लेके जाते हैं। ठीक है। तो अगर 21 का मतलब है कि 7 डेज पीरियड्स के हो गए, 2 हफ्ते और साफ गुजरेंगे, फिर तीसरे हफ्ते में फिर पीरियड्स आ जाएंगे, ये भी नॉर्मल है। अगर 35 से 42 डेज के बाद आ रहा है, यानी 6 हफ्ते के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 3-3 4-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो फिर ये खतरे की बात है, फिर हमें देखना पड़ता है कि क्यों हो रहा है ना। तो ये साइकिल की लेंथ है, कोई मसले की बात नहीं। सही। अच्छा, एक और खातून है, उन्होंने पूछा है कि अगर यूट्रस आपका रिमूव हो चुका है जब भी, तो क्या कैंसर के चांस तब भी होते हैं या नहीं? अगर यूट्रस रिमूव हुआ है और ओवरीज नहीं रिमूव हुई हैं, ठीक है, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, एक तो एक होता है लाइफ टाइम रिस्क ना, जो हर औरत, यानी उसकी फैमिली में हिस्ट्री है नहीं है, वो लेस देन 1% हर औरत रिस्क पे होती है। ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड रिस्क हम इसको कहते हैं, ये तो रहता ही रहता है। ठीक है। लेकिन अगर यूट्रस क्यों रिमूव हुआ है, उसकी वजह क्या थी रिमूव होने की, तो फिर हमें वो भी देखना पड़ता है। अगर यूट्रस रिमूव सिर्फ कैंसर की वजह से हुआ है तो ऑब्वियसली फिर रिस्क होता है, अगर ओवरीज मौजूद हैं तो। अगर ओवरीज मौजूद नहीं है तो ऑब्वियसली फिर कैंसर कहाँ से होगा। सही सही। अच्छा, हम एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने फरमाया अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो अवेयरनेस जो है सर्वाइवल रेट में ओवेरियन कैंसर के उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है कि औरतों को ऑलरेडी पता हो कि वो क्या है, वो रेगुलर चेकअप्स वगैरह करना? देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस। ठीक है। तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी मतलब कि उनका आफ्टर ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगी, ट्रीटमेंट के बाद की उनको चीज़ें अच्छी तरीके से बताएंगे तो ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर सकती है ना। तो अगर वो आएंगी ही नहीं, अगर वो इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देंगी तो ऑब्वियसली फिर डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा फिर पता क्या होता है ना, मैंने आई थिंक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ये, कि जब ख़वातीन हमारे पास आती हैं, जब ट्रीटमेंट शुरू होती है तो 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी कैंसर का मर्ज मैं बात करूँगी, तो ज़ाहिर है अगर वो हमारे पास आ ही लेटर स्टेजेस में रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर क्या कर सकता है फिर उस वक्त ना। जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर में डिस्कस किया था, मैं अभी भी बता देती हूँ, ओवेरियन कैंसर में भी यही होता है, स्टेज होती है और ग्रेड होती है। स्टेज होती है कि अगर वो कैंसर सिर्फ एक ओवरी तक महदूद है, या दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व किया है, या ओवरी के अंदर एक एक अंदर सब्सटेंस होता है, फिर उसके बाहर एक मतलब आप कवरिंग कह लीजिए। ठीक है। तो वो कवरिंग को फाड़ के वो बाहर निकल रहा है, या वो ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर रहा है, या दोनों ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर रहा है, या यूट्रस को इन्वॉल्व कर रहा है, या साइडों में जा रहा है, पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो ये स्टेज कहलाती है। तो जाहिर है जब हमारे पास कोई ऐसी खातून आ रही है जिसका सिर्फ और सिर्फ ओवरी तक महदूद है, तो ऑब्वियसली किसी भी डॉक्टर को वो डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में आसानी रहती है, क्योंकि अगर वो बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा तो कितने निकालेंगे, आप नहीं कर सकते ना, फिर तो सर्वाइवल ही नहीं बनेगा ना। तो ऑब्वियसली अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस उसी वक्त अच्छा होता है जब मरीज अपना मसला समझ के डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर उसको पिक करेगा,
पिक करना, डायग्नोज करना एक बड़ी चीज़ है। किसी को ठप्पा लगाना, लेबल लगाना कैंसर का, इट्स सच अ बिग थिंग। तो उसमें डॉक्टर भी 1000 बार सोचता है। ठीक है। सही सही। अच्छा, यही बात है कि जो है, क्योंकि सिम्टम्स इतने ज़्यादा जनरल हैं और ये बहुत जो है कि बहुत सारी और वजूहत की वजह से हो जाते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। जो है औरतें मेरे ख्याल से टेंशन इस बात को नहीं नहीं लेती हैं लेते। कि डॉक्टर के पास जाना है, मैं बार बार इसी तरह का सिम्टम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वो कहती हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई या कुछ हो गई। तो अगर जैसे डॉक्टर जेब ने बताया कि इस तरह के बार बार अगर आपको हो रहे हैं सिम्टम्स, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास गिन जाके लें 12 से कंसल्टेशन। ज़्यादा, एक बिल्कुल 12 से 12 से ज़्यादा हो ज़्यादा। रहे हैं। अब वो हुँ। चाहे 12 से ज़्यादा 3 महीने के अंदर हो गए या हुँ। 4 महीने के अंदर या इवन 6 महीने के अंदर, तो दिस इज अलार्मिंग। दिस इज़ ओके, अलार्मिंग। गो बिल्कुल। सी समबडी। सही। इसके अलावा हमारे पास और थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं कि एक खातून से उन्होंने पूछा है कि अगर पीरियड से 2 दिन हो तो क्या ये कोई मसले की बात है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल पीरियड्स है। होने चाहिए, बस 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, कोई मसला नहीं है, हर महीने होने सही, बिल्कुल। चाहिए। एक और खातून है, वो कहती हैं कि कोई मेडिकेशन है ऐसी जो कि ओवेरियन कैंसर तक आपको पहुंचा सकती है, उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो जाए। और वो कहती है, इज देयर अ वॉच आउट फॉर एनी स्पेसिफिक? हाँ, तो वो कहती हैं कि कोई ऐसी दवाई है जिसकी वजह से आगे जाके ओवेरियन कैंसर का शिकार हो सके कोई जैसे मैंने खातून? आपसे कहा था कि फर्टिलिटी के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट हम्म। देती हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन से क्या होता है, एग्स मतलब निकलेंगे ना ओवरी से बाहर। तो सही। ओव्यूलेशन इंडक्शन में हमेशा ये होता है कि एक एग नहीं आता ना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो 10 से 20 एग्स निकलेंगे, तो क्या करेंगे, वो सब के सब ओवरी की सरफेस फाड़ के बाहर निकलेंगे। तो सही। जब वो बाहर निकलेंगे, और अगर किसी को, इसीलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि ओव्यूलेशन वाली जो ड्रग्स हैं वो 6 महीने से ज़्यादा हम किसी को भी दें। अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी को भी दे रहे होते हैं, तो एक तो पहला साइड इफेक्ट ये होता है, एक तो ड्रग्स का अपना, दूसरा ये कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है, तीसरा रिस्क, ये ओवेरियन कैंसर सबसे बड़ा रिस्क है, ये ड्रग्स होती हैं। तो सही। इसलिए मैं पर्सनली एज ए डॉक्टर या एज ए आप क्लिनिशियन कह लीजिए, मैं बहुत डरती हूँ किसी को भी ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हुए भी। मैं सही। 1000 दफ़ा सोचती हूँ कि भाई पूरी हिस्ट्री लेती हूँ मरीज़ की, कहीं फैमिली में किसी को कैंसर तो नहीं है, कुछ नहीं है, फिर मैं जाके कहीं देती हूँ। सही। ये होता है। जो ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं, क्या उनको भी इस तरह का खतरा हो सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोटेक्टिव हैं। प्रोटेक्टिव है। देखिए मैंने क्या समझाया ना, एग्स फाड़ के निकलेगा, तो जब हम्म। आपने पिल्स दे दी, कॉन्ट्रासेप्शन होगी, किधर से एग निकलेगा, आएगा ही नहीं। बिल्कुल। प्रोटेक्शन, सही। प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोटेक्शन है, इवन ब्रेस्ट फीडिंग ये हम्म। प्रोटेक्टिव है। देखिए मतलब अल्लाह ताला ने तो ब्रेस्ट फीडिंग कहा कि औरतों को करवाएं, और साइंस कहती है कि देखिए कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन है इसकी ना। सही। एक और सवाल है, हाँ, आज लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं। वो जी। कह रही है कि मुझे अब 3 महीने से मेरा जो है पीरियड्स नहीं आए हैं, चेकअप करवाया है, मेडिकेशन भी ले रही हूँ, पर नहीं आए, तो अब मैं क्या करूँ? पीरियड्स नहीं आए हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं इसकी। सबसे पहली बात तो आपकी एज पता होनी चाहिए, ठीक है, एज के हिसाब से है। दूसरा आपका जो है पिछला रिकॉर्ड कैसा है, पूरा हार्मोनल साइकिल कैसा रहा है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आई मीन दिस इज सच अ लॉन्ग, मतलब कि वो है, एक ना हाँ, सब पीरियड ना आना एक छोटी सी बात नहीं है, फिर हमें बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देखना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल। ज़रूरी है इसके अंदर। अच्छा, आगे हाँ। बढ़ते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने सिस्ट्स की बात की, तो ये आपने बोला कि कुछ इनोसेंट सिस्ट्स भी होते हैं, तो एक तो सिस्ट कैसे फॉर्म हो जाती हैं बॉडी में, चाहे वो इनोसेंट हो और कैंसरस हो, क्या फ़र्क है दोनों में, ट्यूमर्स में और सिस्ट में? थोड़ा सा इसके बारे हाँ, में बताइए। देखिए इनोसेंट सिस्ट मैंने कहा, अव्वल तो एक तो पता नहीं चलता ना, हम्म। दूसरा अगर पता चलेगा तो सिम्टम सिस्ट के क्या क्या होंगे। हम्म। उसमें ये हो सकता है कि बाज़ किसी को वजाइनल डिस्चार्ज की ज़्यादा शिकायत होती है, अगर वो सिंपल सिस्ट है और वो यानी खुद ब खुद डिसॉल्व हो रहा है, तो फिर कोई ना कोई सिम्टम देगा ना कि जा रहा है बिल्कुल। बॉडी से। तो समटाइम्स वजाइनल डिस्चार्ज होता है, समटाइम्स लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, समटाइम्स पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर हम वर्कअप करवाते हैं। और इन द सेटिंग ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा हमारे पास बड़ी महदूद चीज़ें हैं कि हम कर सकते हैं। अगर कोई हमें सस्पिशन लग रहा है तो हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम CA-125 है, ठीक है। दूसरा हम टेस्ट करवाते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू जो है हम अच्छे तरीके से ओवरीज देख सकते हैं कि वो कैसी है, उसकी लुक कैसी है, अंदर सिस्ट है नहीं है, सिस्ट है तो इनोसेंट है या उसके अंदर कोई हमें पार्ट्स वगैरह मिल रहे हैं या क्या है, इस तरीके से। तो सही। ये होता है। अगर इनोसेंट सिस्ट है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा था कि हम 6 महीने तक उसको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर एज इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं, फिर ना फॉलो अप पे सही। ही रखते हैं।
बाज़-औक़ात ऐसे सिस्ट घुल जाते हैं बिल्कुल ना, और अगर ये घुलते नहीं हैं और प्रॉब्लम्स देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको जो है ना तकलीफ़ हो रही है, या साथ में अगर कोई उनको बाउल प्रॉब्लम शुरू हो गई, या उनको जो है यूटीआई बार-बार हो रहा है, बहुत सारे सिम्पटम्स ना, तो अगर ऐसे हो रहे होते हैं, प्लस अगर वो साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो लेस देन 5 सेंटीमीटर का होता है ना, तो हम लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। उन औरतों में जिनके अंदर यानी जिनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, अप टू 52 ईयर्स आप कह लो। लेकिन 52 ईयर्स के बाद चूँकि हार्मोन है ही नहीं, पीरियड्स आ ही नहीं रहे, तो इवन 1 सेंटीमीटर का सिस्ट भी हमारे लिए खतरनाक होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल। तभी ओवेरियन कैंसर जो है वो 60 प्लस की एजेस में हमें ज़्यादा दिखता है। बिकॉज़ ओवरी तो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, एट्रोफिक हो जाती हैं ओवरी, तो ज़ाहिर है हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हैं अब ना मेनोपॉज़ के बाद। तो अगर ओवरी में सडनली कुछ सिस्ट आना शुरू होता है, तो वो खतरे की बात है। फिर वो ये होता है, अंटिल प्रूवन अदरवाइज वी लेबल हर एज अ केस ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा। सही। अच्छा, क्या इरेगुलर साइकिल जो है ये कॉज बनती है सिस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए, या इसकी कोई और वजह है? नहीं, इरेगुलर साइकिल बेसिकली होता है जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ ना, पीसीओडी के साथ, एंड दैट इज़ प्रीटी कॉमन। पीसीओडी तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर मैं अपनी ओपीडी में 10 पेशेंट्स देख रही हूँ, तो 10 में से मुझे 6 को मिलता है। अब वो एज की कोई वेरिएशन नहीं है, वो 13 साल की बच्ची भी हो सकती है, 25 साल की भी, मैरिड भी हो सकती है, इवन अप टू 42, 43 ईयर्स भी हो सकता है, 45 प्लस भी हो सकती है। तो पीसीओडी इज़ आई मीन मोर लाइकली आई मीन जो इरेगुलर साइकिल के साथ है। सही सही। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि हम जो है बहुत कॉमन है पाउडर यूज़ करना, टैल्कम पाउडर यूज़ करना जिसमें टैल्क होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर कोई यूज़ करता है। अच्छा, रिसर्च कुछ कहती है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने टैल्कम पाउडर अपनी बॉडी में यूज़ किया तो उसमें कैंसर फैलने के बड़े चांसेस होते हैं। तो अगर कोई खातून है और बहुत ज़्यादा टैल्कम पाउडर यूज़ करती है, तो क्या उनको ओवेरियन कैंसर में कोई इस तरह के चांस होते हैं होने हो की या नहीं? सकता है। देखिए स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोई अपने प्राइवेट पार्ट्स में पाउडर वगैरह लगा के मतलब चल रहे हैं, तो उनमें बाज़-औक़ात हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ टैल्क तो एक थोड़ा-सा ऑब्वियसली ऐसा है कि वो हो सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है, जा सकता है, तो वो कर सकता है। स्टडीज़ कहती हैं कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी हम बिल्कुल भी मतलब कि इस चीज़ को सख्ती से मना करते हैं, जो भी हमारे पास आता है कि प्राइवेट पार्ट्स में आप पाउडर ना लगाएँ बिल्कुल भी। तो ये जो है चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ। अभी कोई पक्का स्टडीज़ ऐसा हैं, नहीं पक्का नहीं है, ऐसा पक्का नहीं है नहीं कि है। होगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये है कि हाँ, हो सकता है। अच्छा। अब हो सकने में तो कुछ भी हो सकता तो है। इसके अलावा कोई और बीमारी पैदा होने के चांसेस हैं या आप यूज़ कर सकते हैं? टैल्क से देखिए, मैं तो नहीं समझती कि कोई प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट सही। पार्ट्स पे कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। उमूमन मैं देखती हूँ हमारे पास ओपीडी में आते हैं लोग, वो डेटॉल से वॉश करते हैं। माज़रत के साथ डेटॉल नहीं है प्राइवेट पार्ट्स के लिए, ठीक है? लोग पायोडीन वॉश करते हैं, नहीं है। पायोडीन से स्किन जल जाएगी, ठीक है? वो तो इतनी नाज़ुक जगह होती है, आप नहीं यूज़ करें बिल्कुल भी। सादा पानी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, या आप कोई भी जो है वेजाइनल वॉश ले लीजिए, जैसे फेस वॉश होता है, इस तरह वेजाइनल वॉशेज़ भी आते हैं, वो करें। आप हाइजीन का ख़्याल रखें, दैट्स इट। सही। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि मेनोपॉज़ के बाद ओवेरियन कैंसर जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा कि क्या ऐसा होता है मेनोपॉज़ के बाद जिसकी वजह से जो है ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, देखिए ओवेरियन के चांसेस नहीं बढ़ते। हम देखते हैं कि उस एज में आता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मेनोपॉज़ के बाद अगर किसी को 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा सिस्ट हमें ओवरी में मिलती है और उसके सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे अगर किसी को मेनोपॉज़ के बाद लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये जो हमने सिम्पटम्स की बात की सारे ये हो रहे हैं, साथ में वज़न तेज़ी से गिर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वजाइनल इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है फिर हम अलार्म हमारे दिमाग में बजता है कि ये मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको कैंसर हो। सही। जी, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी रिड्यूस हो जाता है चांस, बिल्कुल। तो हाउ डज़ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प? देखिए ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, अगर आपने उर्दू का वर्ड सुना हो तो वो कहते हैं दूध जामिन है ना? दूध जामिन का मतलब है पीरियड्स ही नहीं आएँगे, तो जब पीरियड्स ही नहीं आएँगे तो प्रोटेक्शन तो हो गई ना। ओके। हमारे पास वही आ गया कि एग रिलीज़ नहीं होगा, एग आएगा ही नहीं, तो कहाँ से ओवरी की सतह जो है वो खराब होगी और कुछ सही। प्रॉब्लम होगा। अच्छा, इसलिए वैसे तो कैंसर रिड्यूस करने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, रिस्क रिड्यूस करने के या प्रिवेंट करने के। मुझे बताइए कि ओवेरियन कैंसर अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप रिड्यूस चांसेस आप कैसे करें कि वो आप बैलेंस ना हो हो, बैलेंस हो बैलेंस हो? लाइफ, ठीक है? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में यही होता है कि हेल्दी डाइट हो, एक्सरसाइज़ रखें, आपका बीएमआई जो है वो सही होना चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए।
तो ऑब्वियसली ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, आई मीन नॉट ओनली फॉर ओवेरियन कैंसर बट ऑब्वियसली फॉर एवरीथिंग देयर फॉर इज, ठीक एवरीथिंग। है। और ये चीज़ आ जाती है साथ में, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो स्क्रीन करवाएं, फिर ना स्क्रीन कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर किसी की भी फैमिली हिस्ट्री में कहीं पे भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मैं फिर ये कहूँगी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब जो खूनी जो रिश्ते होते हैं ना वो, सही है, चचा ताया फूफी खाला मामू, जो फर्स्ट जो होते हैं वो हो गए, उनकी औलादें हो गई, अगर किसी में भी किसी भी किस्म का कैंसर आ रहा है तो स्क्रीन करवाएं, इस चीज़ को हल्का ना लें। क्योंकि देखिए जीन्स है ना, तो जीन्स तो कभी भी किसी से भी कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसलिए ओवेरियन कैंसर के लिए अव्वल तो हमारे पास स्क्रीनिंग बहुत महदूद है, अगर होती भी है तो हमारे पास सेंटर्स बहुत कम है जो करते हैं। लेकिन अभी चूंकि इन दिनों काम हो रहा है तो हमारे पास अच्छे खासे सेंटर्स मौजूद हैं, इवन कराची में, इवन पाकिस्तान में, कि जहाँ पे स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं। तो अगर किसी को है तो प्लीज़ जाएं किसी के पास, ताकि आपको फर्दर हम रेफ़र कर सकें। सही, ठीक है। सही। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास। एक खातून ने पूछा कि एग ना बनने की क्या वजह है? एग ना बनने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक तो पीसीओडी हो गया, एग तो बनते हैं लेकिन एग रिलीज नहीं हो रहे, ठीक है, ये है। और एग्स ना बनने की वजह ये हो सकती है कि अगर किसी को बिल्कुल ही प्री मेच्योर मेनोपॉज हो रहा है, 35 ईयर्स से कम की एज में बिल्कुल उनको मेनोपॉज हो गया, या उनकी फैमिली हिस्ट्री चलती चली आ रही है, या अगर उनकी अपनी ऐसी थी लाइक आई मीन उनको कभी कैंसर हुआ था, उसकी ट्रीटमेंट डिली थी, जैसे कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, तो वो भी ओवेरियन कैंसर्स, ओवेरियन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ओवेरियन सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर एग्स कहाँ से बनेंगे, ये होता है। ठीक। एक और खातून है, उन्होंने पूछा है कि मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता है, एब्डोमिनल पेन बहुत होता है, उसकी वजह बता दें। एब्डोमिनल पेन की वजह वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ये सिस्ट हो सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, सब कुछ है। या ये बाजूकात इसका कोई रीज़न भी नहीं होता, ठीक है, ये हार्मोनल जब अप एंड डाउन हो रहा होता है बॉडी में तो उसकी वजह से भी होता है। तो अगर किसी को डिस्चार्ज नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, एडिनोमायोसिस नहीं है, साथ में कोई ओवेरियन सिस्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। शुरू में जो है हम थोड़ा सा इनको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देते हैं फॉर 3 मंथ्स। अगर वो ट्रू यानी डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं पीरियड्स का, अगर वो सही हो जाता है तो यानी कि वो पेन किलर्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाते हैं एजेंट्स, वो अगर हम देते हैं, ट्रू डिस्मेनोरिया होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं तो हम कुछ अरसे के लिए फिर उनको हार्मोनल पिल्स पे डालते हैं फिर उनको। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है पेन तो डॉक्टर के पास जाएं। लाजमी इसको इग्नोर ना किया करें, है ना। घर पे बैठ के वो ग्रीन टी पी रहे होते हैं, वो अजवाइन सौंफ का पानी मिला के पी रहे होते हैं, मैं नहीं कहती कि ये मतलब कि फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन कब तक, अगर वो 1 महीना 2 महीना आपको नहीं आराम दे रहे तो बट ऑब्वियसली फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना। एक और खातून ने कहा है कि मेरी जो मेंस्ट्रुएशन है वो ख़त्म हो गई थी व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड, अब वो 40 की है। तो कहते हैं कि अब, हाँ, वो कहती है कि मुझे पता नहीं, आई थिंक उन्होंने लिखा कोई मेडिकेशन लूँ तो हो जाते हैं वरना नहीं होते हुए। तो क्या मुझे ओवेरियन कैंसर का खतरा है? 23 और 40 यानी 17 साल का हमारा गैप है। 23 ईयर्स में अगर स्पॉन्टेनियस आना बंद हो गए हैं और 17 साल के अंदर दवाओं से आ रहे हैं तो फिर लाजमी वर्कअप कराएं, लाजमी, ठीक है, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपना अच्छा सा स्कैन करवाएं, फिर हो सकता है फिर आगे कुछ आपके हार्मोन्स करवाएं, क्योंकि 17 साल का गैप आ गया और इसको इग्नोर ना करें अपना। क्योंकि अगर सिर्फ मेडिसिन से आ रहे हैं तो फिर ये थोड़ा खतरे की बात है कि क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है। क्योंकि ऊपर से इसका मतलब है आपका जो ब्रेन, क्योंकि हार्मोन्स ब्रेन से आते हैं और फिर वो बॉडी में ट्रैवल करते हुए ओवरी पे जाते हैं, फिर ओवरी से यूट्रस से, फिर यूट्रस से पीरियड्स होते हैं बेबी, और ये सब कुछ, ये सब चीज़ें वहीं से आती हैं। इसका मतलब अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका अंदरूनी ब्रेन वाला सिस्टम ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवरी में मसला है या यूट्रस में मसला है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अच्छा डॉक्टर, जब आपने बताया कि वेट जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बैलेंस रखें ओवेरियन कैंसर में और दूसरी चीज़ों में भी, तो वेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों? आई नो क्यों है, लेकिन मुझे बताएं कि कैंसर वगैरह जैसी चीज़ों में वेट इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्यों देखिए करता है? वेट में क्या होगा, फैट, फैट क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है, ठीक है, बॉडी में फैट मेटाबोलाइज होके और फीमेल के अंदर वो एस्ट्रोजन बनाती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में आएगा, एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज पे एक्ट करेगा, वो यूट्रस पे एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली, और वो ब्रेस्ट पे एक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन उतने ज़्यादा कैंसर हो जाने के चांसेस, ठीक है। औरतों में ये मतलब कि मतलब बहुत बड़ी वजह हो सकती है, तो इसलिए अपने आप को
महदूद रखें बिल्कुल। हदूद अरबा बढ़ाएं नहीं, ताकि हाँ, चीज़ें जो है वो बिल्कुल। ठीक रहें और आगे रिस्क ना हो। देखें, हम्म, होने वाली चीज़ हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ना करे अगर होने वाली चीज़ है तो वो तो होके रहेगी, बट ऑब्वियसली व्हेन वी हैव सम काइंड ऑफ प्रिकॉशंस तो हम वो क्यों ना लें, बिल्कुल हम वो रिस्क फैक्टर्स को क्यों ना रिड्यूस करें। सही, बिल्कुल। अच्छा, सर्वाइवल रेट क्या होता है ओवेरियन कैंसर का? सर्वाइवल रेट अगर वो अर्ली स्टेजेस में आ गया हम्म, है तो काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि हम सही। तकरीबन 50 to 60% हम समझते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ बंदा आगे के 5 साल तक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में है, स्टेज 4 में तो समझ लीजिए आप लेस देन 5% है। स्टेज 2, स्टेज 3 वेरिएबल होती है, तकरीबन आप ले लीजिए 20 से 40% के दरमियान। तो आई मीन दिस इज़ सो लो। आप ये देखें कि ओवेरियन, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जो सिम्टम्स हैं वो इतने मतलब वो होते हैं कॉमन ना, होते कॉमन हैं। है कि कोई इसको वो नहीं तवज्जो नहीं देता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जब तवज्जो नहीं देगा, कोई जाएगा नहीं डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर उसको अच्छे से पकड़ेगा नहीं, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ें डायग्नोज नहीं होती हैं। तो बिल्कुल। वो लेट हो जाता है, लेट हो जाता है, स्टेज बढ़ जाती है, बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। फिर किसी भी डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो उसको घुमाए और वो कैंसर को रफा दफा कर बिल्कुल देना। और सही। ओवेरियन कैंसर थोड़ा इसलिए खतरनाक है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा है। सही, सही। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ट्रीटमेंट चैनल्स होते हैं वंस एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए, किसी भी स्टेज में हो आप, तो क्या उसके बाद क्या ट्रीटमेंट मेथड क्या होता है? अच्छा देखें, ट्रीटमेंट मेथड्स ना डिपेंड करता है स्टेजिंग के ऊपर कि किस स्टेज पे आ रही है मरीज़ हमारे पास ना। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरीज़ तक महदूद है और ओवरी तक महदूद है, हमने टेस्ट करवाए, हमने जो है कुछ बायोप्सीज़ ली, हमने जो है सीटी स्कैन करवाए, बॉडी के दूसरे सीटी स्कैन करवा के देख लिया कि कहीं और कैंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास अगर सिर्फ़ ओवरीज़ तक महदूद है, कहीं और बॉडी पार्ट्स में नहीं गया है, तो हम उसको कहते हैं फिर ना स्टेजिंग लेप्रोटमी, ठीक है? कि सही। हम वो मिड लाइन हम बॉडी के अंदर कट देते हैं, उसके थ्रू फिर यूट्रस भी निकाल देते हैं, ओवरीज भी निकाल देते हैं। फिर हम अंदर से अगर कैंसर है तो ऑब्वियसली फिर एब्डोमेन में फ्लूइड होता है, फिर हम उसको भी सक करते हैं, उसको हम टेस्ट के लिए भिजवाते हैं। फिर हम, क्योंकि अगर ओवरी का कैंसर है तो वो फैलेगा तो कहाँ जाएगा, पेट के अंदर ही। फिर लिवर की हम सरफेस से थोड़ी सी हम स्क्रैपिंग लेते हैं, उसको हम आप, मैं यही कहना चाहूँगी, उसको उर्दू नहीं आएगी, तो सरफेस ऑफ द लिवर से हम थोड़ी सी स्क्रैपिंग लेते हैं, फिर हम उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। हम्म, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई ये कैंसर सिर्फ और सिर्फ ओवरीज तक ही महदूद था ना, हम्म, कहीं इधर उधर तो नहीं गया, सही। ठीक है। तो ये कहलाती है, एक तो हो गया ये ना तरीकाकार, इसको हम स्टेजिंग लेप्रोटमी कहते हैं। दूसरा, ये इसमें मैं ये भी बता दूं कि इसमें पूरा यूट्रस निकलता है, ओवरीज निकलती हैं, ट्यूब्स निकलती हैं, पूरा सिस्टम निकल जाता है अंदर से ना, सही। ठीक है। तो क्योंकि बाजू का जब हमारे पास आ रहे होते हैं मरीज, तो वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप सिर्फ ओवरीज निकालेंगे ना, आप यूट्रस तो नहीं निकालेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि क्योंकि सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में यूट्रस है, ट्यूब्स हैं, ठीक है, साइड्स में ओवरीज हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये हमें पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रिमूव करना पड़ता है, साथ में हमें थोड़े थोड़े टिश्यूज लेके हमने टेस्ट के लिए भेजने होते हैं, ठीक है। सही। एक तो ये तरीकाकार अगर वो सिर्फ ओवरी तक महदूद है। अगर वो थोड़ा सा फैल चुका है, फिर हमारे पास एक से दो तरीक़ेकार होते हैं। फिर ऑब्वियसली फिर एक टीम बैठती है, फिर वो आपस में डिस्कस करती है कि इस मरीज़ का जो है हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो अगर वो मास या ओवेरियन सिस्ट का जो कैंसर का मास है वो बहुत बड़ा है, तो उस सूरत में सबसे पहले या तो हम कीमोथेरेपी भी देते हैं ताकि उसका मास का साइज़ रिड्यूस हो जाए, सही। ठीक है। साइज़ रिड्यूस हो जाए तो बाद में सर्जरी करते हैं, उसको हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम कहते हैं। सही। फिर हम ये भी करते हैं कि जो हम टेस्ट के लिए सब चीज़ें भिजवाएँगे, फिर उनके अंदर जो स्टेजिंग आएगी, फिर कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है, कैंसर स्पेशलिस्ट, उसको इन्वॉल्व करके फिर हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि आया इनको आगे कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है ना, सही। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर वो स्टेज 4 में आ गया है, यानी कि वो बिल्कुल पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल चुका है, लिवर में चला गया, ब्रेन में चला गया और लंग्स में चला गया है, फिर ऑब्वियसली हमारे पास कोई हल नहीं होता सिवाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। हम सही। उसको कहते हैं पेलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। पेलिएटिव मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट। या अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, तो बस हम थोड़ा बहुत हम उनको यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जब सही। तक उनकी ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सही। सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले ऐसा कोई होता है कि पहले ट्रीटमेंट चैनल के पहले हम कीमोथेरेपी करें, रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर, तो यस, ये यस। कितना जो है नॉर्मल है, क्या ये नहीं ये हो डिपेंड जाता? करता है, अगर ओवेरियन कैंसर या ओवरी का जो सिस्ट था जिसमें कैंसर वो नमूदार हुआ, अगर वो बहुत बड़े साइज़ का था, हाँ। ठीक है। और हम ये समझते हैं कि जब हम निकालेंगे, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि जब हम वो सिस्ट निकालें तो वो फटे नहीं, वो स्पिल ना करे उसका कंटेंट ना, सही। ठीक है। उसका एब्डोमेन में वो कंटेंट कोई भी स्पिल ना करे, तो सही। ऑब्वियसली फिर
मुश्किल हो जाएगा ना, बिल्कुल अंदर से सफाई करना, आंते भी हैं, पीछे लिवर पड़ा हुआ है, पीछे गट है, सब कुछ है, बड़ा बिल्कुल मुश्किल हो जाता है फिर उस सही। सूरत में। तो अगर वो सिस्ट बहुत बड़ा है तो उस सूरत में हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं कि सिस्ट का साइज रिड्यूस हो जाए, हम्म, तो ऑब्वियसली जब हम ऑपरेशन करेंगे तो इजीली वो निकल सकेगा फिर। सही। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था एज ऑलवेज विद वेलकम। यू। कोई लास्ट कमेंट्स आप देना चाहेंगे ओवेरियन कैंसर पे और ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये जो महीना है अक्टूबर का, दिस इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इज वेल, तो वो भी हम लोग शील्ड में जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओवेरियन कैंसर के बारे में आप क्या बताएंगे? ओवेरियन कैंसर के लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे हमने सिम्टम्स की बात की है तो इसको खुदारा इग्नोर ना करें। अगर साल में 12 से ज़्यादा दफ़ा ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं रिपीट करती हूँ, अगर वज़न तेज़ी से गिर रहा है, अगर जो है भूख नहीं लग रही है, या अगर खाने बैठ गए हैं तो बहुत जल्दी पेट भर रहा है, या अगर जो है पीरियड्स की इरेगुलरिटी आ रही है, हस्बैंड से मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 3-4 बड़े-बड़े सिम्टम्स हैं। और अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है और ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएँ, इसको मामूली ना समझें। सही। थैंक यू सो मच। वेलकम। जिन्होंने भी सवाल किया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा। इसी तरह प्लीज देखते रहिएगा शी मदर एंड बेबी हेल्थ प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।